झारखंड और शुरुआत असम चुनाव से। असम विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश झारखंड तक पहुंच चुकी है। बम्पर मतदान के बाद अब 4 मई को आने वाले नतीजों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। जेएमएम ने असम में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद के साथ खुद को बड़ा फैक्टर बताया है। वहीं बीजेपी ने दावा किया है कि जेएमएम असम में जमानत बचाने की लड़ाई लड़ रही है। इधर कांग्रेस ने जेएमएम की ओर से जारी बयानबाजी पर गहरी नाराजगी जताई है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। असम यानी नॉर्थ ईस्ट का सामरिक और भौगोलिक केंद्र। विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में लोगों में उत्साह दिखा। लोगों ने बम्पर मतदान से अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। असम में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में माना जा रहा है, लेकिन इस मुकाबले में जेएमएम भी अपनी किस्मत आजमाने में जुटा है। राज्य में 18 सीट पर जेएमएम ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और चाय बागान में काम करने वाले आदिवासियों के सहारे असम में भी तीर धनुष से विधानसभा की सीट पर निशाना लगाने की तैयारी में जुटी है। सीएम हेमंत सोरेन ने खुद असम में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। जेएमएम के नेता चुनाव और नतीजों को लेकर उत्साहित दिख रहे हैं। इसे जेएमएम के लिए टर्निंग पॉइंट मान रहे हैं और जेएमएम को बड़ा फैक्टर बताने से नहीं चूक रहे। आसाम में झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय होगा। हमारा जनाधार दिखेगा झारखंड के बाहर और असम में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने जुड़ाव महसूस किया हमारी पार्टी से। असम में लोगों की ओर से बम्पर मतदान से कांग्रेस उत्साहित दिख रही है। बीजेपी की सरकार का बोरिया बिस्तर बांधने का दावा करते नहीं थक रही तो बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी का दावा है कि असम में बीजेपी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है, जबकि जेएमएम अपनी जमानत बचाने के लिए उतरा है। जिस पैसे पर कुंडली मार के हेमंता बिस्वा शर्मा ने विदेश में और वो भी मुस्लिम देशों में इन्वेस्ट करने का काम किया है, तो स्वाभाविक तौर पे असम की जनता तो पूरी तरह से तैयार है। और 2 स्टेट हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है। हम सरकार बनाने के लिए वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और जेएमएम सीटों पर अपनी जमानत बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। ये हमारे और उनके बीच का फर्क है। वोट भले ही असम में डाले गए, लेकिन चुनावी तपिश झारखंड में भी महसूस की जा रही है। सत्ताधारी दलों कांग्रेस और जेएमएम में जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कांग्रेस को विषैला सांप बताया था। इस पर अंबा प्रसाद ने पलटवार करने की कमान संभाली और कांग्रेस के सम्मान की बात उठाते हुए सीएम से बयान का खंडन करने की मांग उठा दी। सांप सुप्रियो भट्टाचार्य जी बोले हैं कांग्रेस को, बेंग अपने आप को बोले हैं, कलर भी देख लीजिए। और सांप और बेंग, सांपे माथाए बेंगे नृत्य, माननीय मुख्यमंत्री जी का ही यह जिम्मेदारी है कि क्योंकि वो जेएमएम के हैं तो इस बात का वो खंडन करे और करवाए। असम को लेकर कांग्रेस और जेएमएम में जारी पहले सीटों पर संग्राम, प्रचार को लेकर आर पार की लड़ाई, बयानों की तल्खी और अब एक दूसरे पर कसे जा रहे तंज बताने के लिए काफी है कि महागठबंधन में शायद ऑल इज वेल नहीं है। माना जा रहा है कि असम चुनाव और उसके बाद आने वाले नतीजों के बाद तल्खी और भी बढ़ सकती है, लेकिन तब तक वेट एंड वॉच की रणनीति पर सत्ताधारी गठबंधन के साथ दूसरे दल भी हैं। इंतजार कीजिए कि सियासत की शतरंज का मोहरा कौन सी चाल चलता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ निरंजन सिंह की रिपोर्ट। असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी उत्साहित नजर आ रही है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, जिस तरह वहां बम्पर वोटिंग हुई है, तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी। देश के लोगों ने पीएम मोदी के विकास का मॉडल पसंद किया है। देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तीनों राज्यों में बम्पर वोटिंग हुई है, जिसके बाद संजय सेठ ने बयान दिया है कि नरेंद्र मोदी के विकास का मॉडल जनता को पसंद आया है और इस बम्पर वोटिंग का यही मतलब है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। संकेत है कि भाजपा प्रचंड बहुमत से आ रही है। ये संकेत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है 2047 विकसित भारत का, वो भी देश बड़ा है, देश खड़ा है। यह संकेत है
कि प्रधानमंत्री का काम और दुनिया की जो चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बने, अब तीसरी आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं, तो देश मोदी के साथ खड़ा है, देश मोदी के विकास के साथ बहुमत से भाजपा सरकार बनाएगी। बंगाल में एसआईआर को लेकर झारखंड में सियासी पारा हाई हो गया है। जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि इस तरह की प्रक्रिया जारी रही तो ये लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। पहला मामला चुनाव आयोग द्वारा किया गया कि भारतीय जनता पार्टी से समझौते के तहत 27 लाख वोट काट दिए और उनकी केवल वोट का अधिकार नहीं, अब उनके नागरिकता पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया। ये बहुत गंभीर बात है। ये हमारे लोकतंत्र के लिए अत्यंत अशुभ संकेत ही नहीं, अलार्मिंग सिचुएशन है। बंगाल में एसआईआर के तहत मतदाताओं के नाम काटने को लेकर जेएमएम के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा कि बंगाल में घुसपैठियों और रोहिंग्या को वोटर्स बनाकर रखा गया है। इस बार बंगाल में स्वस्थ लोकतंत्र के तहत बीजेपी की सरकार बनेगी। समय में जब गुंडा राज चलता था, दिन दहाड़े में मतदाताओं के ऊपर गोली मारा जाता था, अगर उसके विपक्ष में कोई जाके मतदान करता था, कोई विपक्षी दल के लोग कार्यकर्ता काम करते थे, बूथ पे दौड़ा दौड़ा के लाठी डंडे गोली पिस्तौल से मारा जाता था, वो स्वस्थ लोकतंत्र था क्या? आज जब गलत लोगों का नाम कटा गया, घुसपैठी लोगों का नाम कटा गया, तो ये लोग गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं, क्योंकि घुसपैठी को इन लोग तो बिरयानी खिलाकर बंगाल का वोटर बना के रखे थे। आज भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, पूरे देश भर की जनता चाहती है कि जो अवैध रूप से बांग्लादेशी, अवैध रूप से रोहिंग्या, अवैध रूप से जो पाकिस्तानी घुसपैठी जो गलत तरीके से मतदाता सूची में अपना नाम को दर्ज करा लिए, ऐसे लोगों का नाम कटना चाहिए। देश इसका स्वागत करता है, भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है। आने वाले बंगाल के चुनाव में आप देखेंगे कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के साथ में, स्वस्थ चुनाव प्रक्रिया के साथ में एक नई सरकार बनते हुए दिखाई देगी। जिसको चिल्लाना है चिल्लाए, बंगाल की जनता ने बन बना लिया है। और अब बात करते हैं एक ऐसे घोटाले की जिसे बिहार के चारा घोटाले से जोड़ा जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ट्रेजरी घोटाले की, जिसके तार बोकारो से लेकर हजारीबाग तक जुड़ गए हैं। बोकारो ट्रेजरी से 4 करोड़ 29 लाख की फर्जी निकासी की गई। वहीं हजारीबाग से पुलिस विभाग में 15 करोड़ 41 लाख की गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। अब इस मामले पर सियासी पारा भी हाई हो गया है। एक तरफ जहां बीजेपी हेमंत सरकार पर हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ जेएमएम और कांग्रेस बचाव करती नजर आ रही है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रेजरी घोटाले के तार कितने गुनहगार। बोकारो टू हजारीबाग करोड़ों का घोटाला, करोड़ों की निकासी और सिस्टम खामोश। बड़ा सवाल, सिस्टम सो रहा था या कोई सोने दे रहा था? क्या झारखंड में ट्रेजरी का ताला टूट चुका है? ये सिर्फ अकाउंटेंट की करतूत है या पूरा नेटवर्क है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बोकारो ट्रेजरी से 4 करोड़ रुपए की फर्जी निकासी का मामला सामने आने के बाद अब हजारीबाग से बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। हजारीबाग पुलिस विभाग में 15 करोड़ 41 लाख रुपए की गड़बड़ी का खुलासा हुआ है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। बोकारो ट्रेजरी से 4 करोड़ की अधिक राशि की अवैध निकासी के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। बोकारो डीसी ने ट्रेजरी का निरीक्षण कर पूरे रिकॉर्ड की गहन जांच की। निरीक्षण के दौरान एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि साल 2018 से अब तक किसी भी उपायुक्त ने ट्रेजरी का विधिवत निरीक्षण नहीं किया था, जबकि नियम के अनुसार हर 6 महीने में विधिवत निरीक्षण अनिवार्य है। 23-24, 24-25 और 25-26 के स्थापना मत के एक निकासी का को वेरीफाई करेगा और हमारी 4 सदस्यीय कमेटी है, वो कमेटी के सामने वो रिपोर्ट अपना देगा। वो कमेटी उसको वेरीफाई करेगी और मेरे सामने उपस्थित करेगी और मेरे दस्तखत होने के बाद ही वो ट्रेजरी से किसी भी प्रकार की निकासी कर सकेगी।
हजारीबाग में 15 करोड़ 41 लाख रुपए के संदिग्ध ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ है। 8 साल में 2 खातों के जरिए अवैध निकासी की गई। इस मामले में पुलिस ने लेखा शाखा में कार्यरत 3 सिपाही को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जांच के बाद 21 संदिग्ध बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। इन खातों में 1.60 करोड़ रुपए जमा है। वहीं इस मामले को लेकर सियासी पारा भी हाई हो गया है। बीजेपी ने सवाल उठाते हुए कहा, अगर इस मामले की गहनता से जांच हुई तो ये चारा घोटाला से भी बड़ा मामला निकलेगा। साथ ही मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की। ये तो मुझे लगता है चारा घोटाले से भी बड़े घोटाले की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगर सिर्फ 2 जिलों में जांच हुई है और दोनों जिलों में 20 करोड़ के आसपास की अवैध निकासी की खबरें आ रही हैं, तो आप सोचिए, ये तो प्रारंभिक जांच है। जब गहनता से जांच होगी और सभी जिलों की होगी तो ये तो कई हजार करोड़ तक का घोटाला जा सकता है। जांच तो सीबीआई से करानी चाहिए। राज्य की एजेंसियां जो हैं अगर सक्षम होती तो ऐसा लूट होता ही नहीं। वहीं जेएमएम ने मामले में बचाव करते हुए कहा, सरकार का वित्त प्रबंधन दुरुस्त है, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस ने कहा, इस सरकार में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं। सरकार की चुस्त व्यवस्था का ही नतीजा है कि ये दोनों मामले संज्ञान में आ गए, पकड़े गए और दोषियों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। और सरकार पूरी तरह जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है। ऐसे में इस प्रकार की घटना को अंजाम देना एक जघन्य अपराध माना जाएगा। और माननीय वित्त मंत्री ने भी कहा है कि हम राज्य के तमाम ट्रेजरियों की जांच करवाएंगे। अब सवाल उठता है कि क्या झारखंड में ट्रेजरी सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है? क्या ये सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही है या संगठित भ्रष्टाचार का हिस्सा? क्या दोषियों पर सिर्फ गिरफ्तारी होगी या बड़े स्तर पर जवाबदेही तय होगी? न्यूज़ 18 के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार, हजारीबाग से सुशांत सोनी के साथ रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड में कथित ट्रेजरी घोटाले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता की ओर से ईडी की एंट्री की बात कहने पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि ये दिखता है कि बीजेपी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में करती है और झारखंड के विकास को बाधित करना चाहती है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच कराने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार का बयान यह साबित करता है कि ईडी इस देश में एक संवैधानिक इकाई के रूप में कार्य नहीं कर रही, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की अनुषंगिक इकाई के रूप में कार्य कर रही है। स्वतंत्र एजेंसियां भी जांच हो सकती है, न्यायिक जांच भी हो सकती है, तो न्यायिक जांच पर भरोसा नहीं, ईडी पर भरोसा क्यों? मतलब आप राज्य को फिर से एक बार जलाना चाहते हो। और देखिए, एक तरफ साइबर क्राइम की घटनाएं सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती हैं, तो वहीं दूसरी ओर साइबर स्लेवरी जैसे मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं, जो युवा वर्ग को विदेश में नौकरी और मोटी सैलरी का झांसा देकर अपनी जाल में उलझा रहे हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। साइबर स्लेवरी यानी साइबर अपराधियों की ओर से युवाओं को बंधक बनाकर दूसरे लोगों को झांसे में लेकर ठगी कराने का काम। इसका खुलासा किया है झारखंड सीआईडी ने। विदेश ले जाने के बाद युवाओं के पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं, फिर उन्हें गुलाम बनाकर साइबर अपराध के तरीके सिखाए जाते हैं। खास बात यह है कि भारतीय मूल के लोग ही भारत के लोगों के साथ ठगी करते हैं। साइबर एक्सपर्ट की माने तो विदेश गए वे लोग जो घर नहीं लौट सके हैं, उन्हें ट्रेस करने की जरूरत है ताकि साइबर स्लेवरी के जाल को तोड़ा जा सके। उन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रॉमा दिया जाता है, एक जगह बंद करके टॉर्चर ट्रॉमा वीडियोस दिखाई जाती है कि किस तरह से हम उस तुम्हें सो दैट कि वो सरेंडर कर जाएं उनके ट्रेनिंग पे। और डिजिटल कैंप्स इन्होंने बना रखे हैं पूरे फॉरेस्ट के बेसिस पे। यहाँ तक कि म्यांमार के जो गवर्नमेंट है, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ है, वो भी ऐसा नहीं कि वो बैठी हुई है, वहाँ पर भी कई सारे ऐसे कैंप्स में रेड्स पड़े हैं। वैसे सारे रेड्स के अलर्ट्स मेरे पास आते रहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब वो इनकार कर देते हैं, कोई रिफ्यूज़ कर जाता है उनके साथ काम करने के लिए, तो वो उनसे काफ़ी ह्यूज कॉम्पनसेशन लेते हैं। अब आपको बताते हैं साइबर स्लेवरी के बारे में। म्यांमार का केके पार्क साइबर अपराधियों का गढ़ माना जाता है।
यहीं पर युवाओं से साइबर स्लेवरी कराई जाती है। कंबोडिया, म्यांमार और बैंकॉक में इस तरह का आंकड़ा बढ़ रहा है। युवाओं को फंसाने से पहले सोशल मीडिया के जरिए एजेंट संपर्क करते हैं, उन्हें मोटी रकम का झांसा देकर रिझाया जाता है, फिर कोलकाता के रास्ते थाईलैंड और फिर म्यांमार भेजा जाता है। युवाओं को डंकी रूट से कंबोडिया का सिहानको विलेज भेजा जाता है। अब तक करीब 1000 युवा साइबर स्लेवरी से छुड़ाए गए। इनमें झारखंड के भी 15 युवा शामिल हैं। झारखंड सीआईडी ने कार्रवाई करते हुए 4 एजेंटों को गिरफ्तार किया है, जिनके बाद पूरे नेटवर्क के खुलासे में पुलिस जुट गई है।